खून की प्यासी चुड़ैल। नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदनपुर में एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांव के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चला आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास के नदी, नाले, तालाब, पोखर आदि लबालब पानी से भर गए थे। मेंढक अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए अधीर होकर टर की आवाज़ लगा रहे थे। नंदनपुर कस्बे से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुधई की औरत लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान खत्म हो गया है, जल्दी बाजार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले जाओ। बुधई को भी यह मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर की बाजार में जाना है, लेकिन यह टोका टोकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाजार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अड़ाई लगाने के कारण वह लाली के अनुसार नंदनपुर बाजार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे, अन्यथा उनको अनावश्यक लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसलिए बेचारे बुधई क्या करें। वह जानते थे कि अगर लाली की बात नहीं मानेंगे तो वह आसमान सिर पर उठा लेगी और 2-4 कड़वी बातें सुनाने लगेगी, जिससे दिमाग परेशान होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए वह लाली के कहते ही बाजार जाने की तैयारी करना शुरू कर देते थे। प्रत्येक बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में जाकर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी और उनके पड़ोसी रामप्यारे भी उनके साथ ही नंदनपुर बाजार अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक रामप्यारे भाई बाजार जाने के यह दिखाई नहीं पड़े थे। इसलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद रामप्यारे भाई उनके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुधई की भी इच्छा बाजार जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन बुधई बेचारा लाली का मारा मजबूरीवश उसको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। वह अपनी साइकिल से नंदनपुर कस्बे में लगने वाले बाजार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी थी। पश्चिम दिशा से घनघोर काले काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसने लगेगा और वह भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई बेचारे चिंतित हो गए कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। लाली तो मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए नंदनपुर बाजार में जाना आवश्यक है। यह उनकी मजबूरी थी। बेचारे बुधई कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपना कपड़ा उतार कर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर उसका आनंद ले रहे थे। सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुधई को राहत महसूस हुआ था। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदनपुर बाजार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद बादल छंट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इस बुधई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वह शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदनपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद लाए। दोपहर के 3 बज गए थे, इसलिए बिना विलंब किए ही उन्होंने कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदनपुर नगर की तरफ प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वह अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़, जिसको हम लोग तीसरी या बड़े पीपल का पेड़ भी बोलते हैं,
लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था तब से बुदई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुदई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वह किसी प्रकार का खतरा मोड़ नहीं लेना चाहता था। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुदई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान्य दिनों में उस बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बुदई ने अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया था। वह अपने गांव वापस होने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुदई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बुदई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वह जब तक गांव पहुंचेंगे रात और गहरी हो जाएगी। वह जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हो। बेचारे बुदई को बार बार लाली का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि लाली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी तक मेरे घर पर ना पहुंचने के कारण वह परेशान भी हो रही होगी। मैं जानता हूं कि वह मुंह से कठोर वचन जरूर बोलती है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। लेकिन उसको क्या पता कि मैं इस झंझट में फंस गया हूँ। हवा भरने वाले पंप को निकालकर बुदई साइकिल के पहिए में इस उम्मीद के साथ हवा भरने लगे थे कि शायद साइकिल की पहिया में हवा कुछ देर के लिए रुक जाएगा और वह अपने गांव के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका यह भी प्रयास असफल रहा। इस बरसात के मौसम में कोई पंचर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। ऐसे में बेचारे बुदई असहाय से नजर आ रहे थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल जाना पड़ गया था। वह जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े थे, पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका। वह बुदई से कहने लगी थी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है? हाँ माई, आज देर हो गई है तो साइकिल को भी आज ही पंचर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों न चलें? पास के शेखुपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाए तो धीरे धीरे हम भी चले चलेंगे। बुदई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो। आप तो मेरी माँ के समान हैं। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चले चलेंगे। आपको कहाँ जाना है? बेटवा, हमने बताया तो था कि मैं शेखुपुर गांव में रहती हूँ, यहाँ से 2 मील दूर है। ठीक है माई, कोई बात नहीं। मुझको और आगे जाना है। मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगे तो मैं आपको आपके घर पर भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माई, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुदई उस बूढ़ी माई के साथ बातें करते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुदई के मन में उस पाकड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुदई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पाकड़ का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटवा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई हो मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह का अफवाह फैलाना, दूसरों को डराना बहुत मज़ा आता है।
ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। नहीं नहीं माई, यह तो मैंने सुना था, इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है। इसलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुदय और वह बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वह लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ गए थे। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वह बूढ़ी माँ रास्ते पर भरपूर बुदय को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वह पाकड़ का घना वृक्ष भी नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुदय के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बुदय के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोए ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वह मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यह बूढ़ी माँ रास्ते में उसको मिल गई थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यह बूढ़ी माँ न मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर वह बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वह जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के और करीब पहुंचा था, बुदय को एक अनजान भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुदय से कहा, लो तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वह अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुदय अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, इसलिए वह घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था, लेकिन बुदय को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वह भय के कारण कांपने लगा था। बेचारे बुदय के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठ प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फंसा लिया है। लगता है यह खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी। इसी के साथ ही एक चुड़ैल बुदय के सामने डरावना ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई थी। उसका चेहरा बहुत बीभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ हल्का सा प्रकाश फैल गया था। वह बुदय की तरफ आते हुए यह कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था, इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था, इसलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए थे, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। उस चुड़ैल का विभत्स चेहरा देखकर बुदय के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों का गरजना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए था। भय के कारण बुदय का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कंपकपी छूट गई थी। किसी तरह वह बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई, अभी तो तुम मुझे बेटवा कह रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? बुदय के इतना कहने पर वह तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी थी। वह बुदय से कहने लगी थी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तुम मेरे साथ कैसे आता? अगर तुम मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तुम मेरे साथ कैसे आता? इतना कहने के बाद वह चुड़ैल बुदय की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुदय के मुंह से एक गहरी चीख निकली, लेकिन दूर दूर तक वहां उसको कोई सुनने वाला नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बुदय चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया था।
वह समझ गया था कि आज वह इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वह खूंखार चुड़ैल बुदई के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने अपने नुकीले दांतों को उसके गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुदई के समीप आकर उसके गर्दन को पकड़ा था, बुदई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। बुदई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुदई की औरत लाली चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बड़े बेटे मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर उनको बुलवाया था। राम प्यारे के आ जाने पर घबराई हुई लाली उनसे अनुरोध करने लगी थी कि भैया, वह दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर लौट कर नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम प्यारे ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूं। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुदई भाई अभी तक वापस नहीं लौट कर आए हैं। राम प्यारे ने बुदई के बाजार से अभी तक न लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दिया। सभी लोग बुदई के वापस न आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वह पाकड़ का पेड़ बहुत खतरनाक है। वह लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं बुदई भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए हैं। राम प्यारे ने बुदई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम प्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित कई नौजवान बुदई भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर बुदई को खोजने निकल पड़े थे। वह लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ पेड़ का रहने वाला उस चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट रहने पर भय का प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से निकलते ही वह लोग सड़क के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी जला जलाकर देख रहे थे कि बुदई कहीं सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिरे पड़े हुए न हो। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वह लोग उस भयानक पाकड़ के पेड़ के नज़दीक पहुंच गए थे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी थी। वह लोग काफ़ी पीछे थे, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इतना दिखाई पड़ गया था कि कोई आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ हो। यह देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वह पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी थी और उससे लड़ने का मन बना लिया था। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया था और अपने लाठी और डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुदई के ऊपर बैठी हुई थी वह अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई थी। बुदई बेचारे ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कने का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गंवाए बुदई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में बुदई को भर्ती कराया गया। बुदई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहां डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुदई को देखा वह चौंक गए थे। वह कहने लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है, इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए। जिसका खून मैच किया था उसका खून बुदई को चढ़ाया गया। बुदई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया कि यह पाकड़ पर रहने वाली चुड़ैल का करतूत है, बुदई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते वहां पहुंच गए थे। अगर थोड़ा और विलम्ब हो गया होता तो बुदई भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि
भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इनके गर्दन पर दांत के 2 निशान यह बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया हो। बुधई के शरीर में खून चढ़ाया जाने लगा था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद तथा डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के पश्चात बुधई को होश आ गया था। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया था। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।